हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने डी ब्लॉक में, एक तो मुझे देख के हंसो मत, मेरे बाल कट गए इसलिए है ना, और ऐसे ही कट जाते हैं कभी कभी। खैर लास्ट क्लास हम लोगों ने डी ब्लॉक के अंदर सिल्वर और उसके कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस किया था और हमने AgNO3 की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। देखो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो एक टॉलेंस रिएजेंट एक सब्सटेंस है, बेसिकली ये अमोनिकल सॉल्यूशन है। AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर आप एक्वस अमोनिया पास करोगे तो आपको क्या मिलता है, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये AgNO3 है, इसमें आप एक्वस अमोनिया यानी NH4OH को पास करो तो पहले आपके पास AgOH का PPT बनता है जो अनस्टेबल होता है और वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, Ag2O। तो टॉलेंस रिएजेंट में इस Ag2O का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करता है, ये आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसको डायरेक्टली किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, फॉर्मिक एसिड में। तो यही आपके टॉलेंस रिएजेंट का मेन वर्क है। जो भी आपका एल्डिहाइड है HCHO, ये Ag2O से रिएक्ट करता है टॉलेंस रिएजेंट में, कन्वर्ट होता है HCOOH अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो ये टॉलेंस रिएजेंट और ये इसकी रिएक्शन। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। ऑल्दो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आप पहले से ही जानते हो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, लेकिन सिंस हम सिल्वर नाइट्रेट को कवर कर रहे हैं तो हम यहां पर एक बार और इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटी सी चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मेल्डिहाइड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मिक एसिड में। तो ये हुई अपने सिल्वर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट डिस्कस किया तो एक बार इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चार्ट फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो कंपाउंड था अपना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अलग अलग रिएक्शंस हमने इसके डिस्कस की। सबसे पहले हमने बात की हीटिंग इफेक्ट। तो जैसे आप इसको हीट करते हो ये क्या बनाएगा आपके पास, AgNO2 प्लस हाफ O2। ठीक, सिल्वर नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। फर्दर हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ी। पहली रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की विद एक्वस अमोनिया या फिर किसी भी एल्कली के साथ ले लो। तो एक्वस अमोनिया के साथ पहले क्या बनाता है, Ag2O का एक PPT बनाता है और ये PPT एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक, फिर आपने इसकी कई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखी, तो जिनमें आपने देखा Cl माइनस के साथ ये AgCl का PPT बनाएगा, Br के साथ ये AgBr का PPT बनाएगा, आयोडीन के साथ ये AgI का PPT, सल्फर के साथ Ag2S का PPT है ना, KCN के साथ। तो अलग अलग तरह के PPT फॉर्म करता है जिसकी हमने बहुत सारी रिएक्शंस डिस्कस की थी। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस की थी रिएक्शन विद KCN। तो KCN के साथ पहले ये AgCN का एक वाइट PPT बनाता है और ये वाइट PPT फर्दर एक्सेस ऑफ KCN में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स KAgCN होल ट्वाइस। ये पढ़ा था हमने। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में डिस्कस की थी, रिएक्शन विद हाइपो। हाइपो क्या होता है, Na2H2O3। तो पहले Ag2H2O3 का एक वाइट PPT बनता है और ये PPT अगेन एक्सेस ऑफ हाइपो में डिसॉल्व होता है। अगर आप और हाइपो यहां पास करो तो AgH2O3 होल ट्वाइस 3- टाइप का आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और लास्ट जो अपने आज पढ़ा, दैट इज योर टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है
फॉर्मेल्डिहाइड को ये डायरेक्टली किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, चलो तो यहां हम खत्म करते हैं सिल्वर के कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टी को, और मिलते हैं अपने अगले एलिमेंट से जिसका नाम है जिंक। तो डिस्कस करते हैं जिंक की प्रॉपर्टीज और जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शंस को। तो मिलते हैं अपने अगले एलिमेंट से जिसका नाम है जिंक। हेडिंग डालो नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ जिंक। देखो जैसा हम लोग सीख चुके हैं, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और ये बाकी ट्रांजिशन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, इन सबके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, जबकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये एक वॉलेटाइल मेटल है, अराउंड 427 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत कम का भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि जिंक अपने बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, ये तो वही कॉमन चीज है, दैट इज रिएक्शन विद HNO3, जो हमने बाकी मेटल्स के लिए भी पढ़ी थी। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करता है, हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है। तो ये वैसी रिएक्शन शो करेगा जैसा बाकी मेटल शो करती हैं। अगर आप जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाओ तो अब आप मुझे बताओ वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती हैं सीरीज में, वो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाएगा ये, एक तो बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस ये क्या बनाएगा, N2O अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। याद है, अगर आप जिंक की रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओगे तो बताओ ये क्या बनाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2। बैलेंस तो आप कर ही सकते हो। तो प्रोडक्ट आपको याद रखना है, अगर डाइल्यूट HNO3 है तो N2O बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 बनेगा। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वेरी डाइल्यूट HNO3 बोल देता है। तो जिंक के केस में ध्यान रखना, अगर वेरी डाइल्यूट है HNO3 तो ये बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2। क्या क्या बनाएगा, ZnO3 होल ट्वाइस NH4NO3 प्लस H2। लेकिन जैसे आप इस सोल्यूशन को थोड़ा सा भी बॉईल करोगे, ये NH4NO3 N2O और H2O में ब्रेक हो जाता है। तो बाय चांस, वैसे तो डाइल्यूट बोलेगा तो आपको अपना आंसर हमेशा N2O ही देना है, क्योंकि इवेंचुअली बॉईल करते ही ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2O में। लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रेस देकर पूछ ले कि वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तो जब वेरी डाइल्यूट HNO3 है तब आप अपना आंसर क्या दोगे, NH4NO3। क्लियर। तो ये आपकी रिएक्शन है HNO3 के साथ। अगर जिंक डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो वो N2O बनाएगा, और अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा, NO2 फॉर्म करेगा। क्लियर। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। इसकी एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिंक एसिड और बेस दोनों के साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है। आप बचपन से आज तक सीखते आए होंगे कि मेटल को जब आप एसिड में डालो तो वो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, लेकिन जिंक एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसलिए ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। इसे कॉपी करो, फिर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी, अगर आप जिंक की रिएक्शन HCl से करवाओ तो ये क्या करता है, ये बनाता है ZnCl2 along with release of H2 गैस। तो ये रिएक्शन तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, किसी मेटल को एसिड में ड्रॉप करो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अगर आप जिंक को NaOH में ड्रॉप कर दो तो ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व कैसे होता है,
देखो पहले तो ये बनाता है ZnOH होल ट्वाइस का एक पीपीटी व्हाइट, ठीक, प्लस साथ में रिलीज करता है ये H2 गैस। तो खैर अभी आप इसको ऐसे रहने दो। अब ये जो पीपीटी है ये फर्दर NaOH की प्रेजेंस में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या बनती है, ये बनाता है Na2ZnO2 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और जो सोडियम जिंकेट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो बस जो आपका ZnOH होल ट्वाइस का पीपीटी बना ये फर्दर एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होकर क्या बना लेता है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम जिंक को कभी कभी एम्फोटेरिक मेटल भी बोलते हैं, और इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो भी इसी रिएक्शन को शो करते हैं। अभी देखेंगे हम वो भी यही प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए जिंक के ऑक्साइड को हम या हाइड्रोक्साइड्स को एम्फोटेरिक बोलते हैं नेचर के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट जिंक के लिए दो रिएक्शंस जिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन विद HNO3 और दूसरा रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज। दोनों से ही रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। क्लियर। चलो जिंक की इन दो रिएक्शंस के बाद हमको डिस्कस करने हैं जिंक के कंपाउंड्स। जो सबसे पहला कंपाउंड हम जिंक का डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड, ZnO, और आप इसे फिलोसोफर्स वूल भी बोलते हो। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड और फिलोसोफर्स वूल। ठीक, सादा कुछ है नहीं, इसकी दो रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे बोला अभी भी थोड़ी देर पहले, ZnO इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने का मतलब क्या है, ये एसिड्स और बेसेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। अगर आप ZnO की रिएक्शन मान लो H2SO4 से करवाते हो तो ये क्या बनाएगा आपके पास, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, तो ये आपका एसिड है, तो यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। वहीं अगर आप ZnO की रिएक्शन NaOH से करवाओ, NaOH से, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो सिंस ZnO एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए क्या है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने बहुत काम में आती है। अगर आप जिंक के किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन NaOH से करवाओगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा, Na2ZnO2 का ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। क्लियर। तो एक तो ये चीज। दूसरा, ZnO की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ZnA को हम कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करते हैं, तो वहां से एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम आपको याद रखना होगा। तो आप ये कॉपी करो, फिर मैं आपको इसकी अगली रिएक्शन से मिलवाता हूं जो आपको याद रखनी होगी। देखो अगली रिएक्शन इज रिएक्शन विद कोबाल्ट नाइट्रेट, CONO3 होल ट्वाइस। अगर आप ZnO को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करो तो ये आपका कोबाल्ट नाइट्रेट है, इसको आप हीट करोगे तो ये बनाता है कोबाल्ट ऑक्साइड COO अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस O2। ठीक है, तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। ऐसा करो, इसको 2NO2 लिखो, इसको हाफ O2 लिख लो। ठीक है, अब ये जो COO बना, ये COO ZnO के साथ मिलकर एक एडिशन कंपाउंड बनाता है ZnO.COO, और ये जो एडिशन कंपाउंड बना ये एक पिगमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रिनमैन्स ग्रीन। रिनमैन्स ग्रीन, और ये एक पिगमेंट है जो कलर इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है। तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना,
अगर आप ZnO को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करो तो ये रिनमांस ग्रीन नाम से एक पिगमेंट बनाता है। ये रिएक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बस दो ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ZnO की, एक एसिड्स और एल्कली के साथ और दूसरा कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ। तो जो आपका ZnO है इसको अगर आप HCl के साथ ट्रीट करोगे या H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अगर आप इसको NaOH के साथ हीट करोगे, ट्रीट करोगे तो बनाएगा Na2ZnO2। तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है इसलिए एम्फोटेरिक है। और तीसरा, अगर आप इसे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करोगे तो ये COO.ZnO टाइप का एक ग्रीन पिगमेंट बनाएगा जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रिनमांस ग्रीन। क्लियर? ये वह पहला कंपाउंड ऑफ जिंक जिसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद रखनी है। फिर मूव करते हैं अगले कंपाउंड की तरफ जिसका नाम है ZnSO4.7H2। जैसे ग्रीन विट्रियोल था, ब्लू विट्रियोल था, ऐसे ही ZnSO4 को हम व्हाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं इसके अगले कंपाउंड को। देखो अगला कंपाउंड इज व्हाइट विट्रियोल। इसकी भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, वो ही रिएक्शंस वापस से रिपीट होंगी जो आपने अभी अभी पढ़ी। तो देखो ये आपका व्हाइट विट्रियोल, पहली बात तो ये आइसोमॉर्फस है विद FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रियोल से, मैं वहां भी लिखवाया था आपको शायद। दूसरी चीज, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट बड़ा आसान है। अगर आप ZnSO4.7H2O को अराउंड 280 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये बनाएगा व्हाइट कलर का ZnSO4 एनहाइड्रस। और इसको अगर आप अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये थर्मली डिकम्पोज होता है, बनाएगा ZnO सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये तो हुआ इसका हीटिंग इफेक्ट। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, हीट करोगे तो ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 बनाएगा। दूसरा इसकी रिएक्शंस, तो बहुत ज्यादा इसकी रिएक्शंस नहीं है। पहली रिएक्शन तो वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, दैट इज रिएक्शन विद NaOH। तो बस ये रिएक्शन तो रट जाएगी, आपको इतनी बार लिख देंगे हम कि अपने आप ही याद हो जाएगी। अगर आप ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में NaOH ऐड करो तो पहले आपको ZnOH होल ट्वाइस का एक व्हाइट PPT मिलेगा, एंड दिस व्हाइट PPT इज soluble in excess of NaOH due to formation of Na2ZnO2। पहली टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद एक्वस NH3 या फिर NH4OH। फिर से वही होगा, अगर आप ZnSO4, मैं Zn2 प्लस लिख रहा हूं इसको सिर्फ, तो Zn2 प्लस के एक्वस सोल्यूशन में अगर आप अमोनिया गैस पास करो या फिर एक्वस NH4OH ऐड करो तो पहले आपको मिलेगा ZnOH होल ट्वाइस का एक व्हाइट PPT। ठीक, और ये व्हाइट PPT अगेन एक्सेस ऑफ NH3 में क्या होगा, डिसॉल्व होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज ZnNH3 होल 4 2+। तो देखो ये जिंक भी कॉपर और सिल्वर की कैटेगरी में आ गया। सिल्वर का PPT भी एक्सेस ऑफ NH3 में डिसॉल्व होता है, कॉपर का भी एक्सेस ऑफ NH3 में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और जिंक का ये PPT भी क्या होता है, एक्सेस ऑफ NH3 में डिसॉल्व होता है। तो ये आपकी रिएक्शन विद एल्कली NaOH और NH4OH। जिंक का PPT NaOH के साथ साथ और किस में डिसॉल्व हो जाता है, NH4OH में भी आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। क्लियर? तीसरी रिएक्शन अगर आप देखना चाहो, बड़ी छोटी सी रिएक्शन है तो ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में H2S गैस पास करो तो आपको ZnS का एक वाइट पीपीटी मिलता है, ठीक, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस ले लो इसको, ठीक है, वो आप बैलेंस कर लोगे जो भी बनना है। तो इस तरह से क्या होता है, छोटी छोटी रिएक्शंस है NaH के साथ, NH4OH के साथ, है ना, Zn2 के साथ। एक और रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद KCN। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद KCN। तो देखो अगली रिएक्शन, दैट इज आवर फोर्थ रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन विद KCN। तो होता क्या है, अगर आप Zn2 प्लस के एक्वस सॉल्यूशन में KCN ऐड करो, एक्वस KCN, तो पहले क्या बनाएगा, ZnCN होल ट्वाइस का एक पीपीटी बनेगा, ZnCN होल ट्वाइस। लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ KCN लेकर चल रहे हो तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज ZnCN होल 4 2 माइनस। तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर K2। तो अब इसको ऐसे लिख लो, या सिंपल ZnCN होल 4 2 माइनस लिख सकते हो। ध्यान रखना, जिंक KCN के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको काम में लेते हैं मेटलर्जी के अंदर, जहां पर हम गोल्ड का क्या होता है, जब आपको गोल्ड मेटल रिकवर करना होता है तो पहले आप गोल्ड मेटल की रिएक्शन या इसके एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन KCN से करवाते हो। तो KCN से करवाने पर ये AuCN होल 4 3 माइनस टाइप का क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, AuCN होल 4 माइनस टाइप, ठीक। और फिर इसमें आप ऐड करते हो जिंक, तो जैसे जिंक ऐड करते हो ये बनाता है ZnCN होल 4 2 माइनस टाइप का कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड। तो ये क्या करता है, सिंपल गोल्ड के सॉल्यूशन से जिंक सिंस ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड कम रिएक्टिव है, तो जिंक गोल्ड मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और खुद क्या बना देता है, ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स। सेम यही चीज कॉपर भी शो कर सकता है, लेकिन हम कॉपर यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर चीपर, है ना, आसानी से अवेलेबल होता है और सस्ता होता है कॉपर से। इसलिए आप ये ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि गोल्ड या सिल्वर की रिकवरी के लिए आप जिंक को क्यों यूज करते हो, कॉपर को क्यों यूज नहीं करते हो। तो जिंक कॉपर से सस्ता होता है, और दूसरा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये गोल्ड को आसानी से इस कॉम्प्लेक्स से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये छोटी छोटी 3-4 रिएक्शंस हैं जो आपको Zn जिंक सल्फेट के बारे में याद रखनी है, दैट इज योर वाइट बिट। तो आओ एक बार अपनी रिएक्शंस को समराइज कर देते हैं। गिन चुन के हमने 3-4 तो इसकी रिएक्शंस पढ़ी है। तो आपका कंपाउंड ZnSO4.7H2O हीट करो, एट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर यह बनाता है ZnO प्लस SO2 प्लस O2। दूसरा रिएक्शन विद NaOH, जब आप इसकी रिएक्शन NaOH से करवाते हो तो ये एक सॉल्युबल जिंक कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na2ZnO2, जिसको आप जानते हो बाय द नेम ऑफ सोडियम जिंकेट, ठीक। थर्ड इसकी रिएक्शन आपने देखी विद एक्वस अमोनिया NH4OH। तो पहले ये ZnOH होल ट्वाइस का एक वाइट पीपीटी बनाएगा जो एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल होता है। तो अगर आपने और अमोनिया गैस पास की तो ये ZnNH3 होल 4 2 प्लस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थर्ड रिएक्शन जो आपने देखी H2S के साथ, तो H2S के साथ ये ZnS का एक वाइट पीपीटी बनाएगा। और फोर्थ रिएक्शन आपने देखी KCN के साथ, तो एक्सेस ऑफ KCN में डिसॉल्व होकर ये ZnCN होल 4 2 माइनस टाइप का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जिंक के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है
एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जिंक के कंपाउंड भी सेम वही रिएक्शन शो करते हैं। हमने ZnO की रिएक्शन देखी, हमने बोला कि जो आपका ZnO है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आप ध्यान देना, जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड के साथ, जहां HCl के साथ ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O, और NaOH के साथ ये क्या फॉर्म करता है, Na2ZnO2, ठीक। और बाकी है जिंक सल्फेट की 4 रिएक्शन। छोटी सी केमिस्ट्री थी जिंक की, जिसको हमने यहां कवर किया। अब हमारे पास एक और लास्ट फाइनल एलिमेंट बचता है जिसको आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मरकरी। तो देखो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। आयरन हमने कवर किया, मैंगनीज, क्रोमियम, है ना, कॉपर, जिंक, सिल्वर। अब हम बात करने जा रहे हैं मरकरी की। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, सारे तो हम पढ़ नहीं सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट हम कवर कर रहे हैं जिनसे आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री ऑफ मरकरी। तो डिस्कस करते हैं अपने अगले और फाइनल एलिमेंट को, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ मरकरी। तो देखो मरकरी को आप जानते हो, ये एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 327 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई इसकी डेंसिटी है, 13.6 ग्राम पर ml, इसलिए कई जगह इसका यूज होता है। मेन इसका यूज होता है मैनोमीटर्स में, जहां पर ये प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। खैर हमको ये सब नहीं पढ़ना है, तो जीके की बातें हैं। मेन चीज जो हमको यहां पे डिस्कस करनी है वो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज जान जाओ। मरकरी की 2 स्टेट्स होती हैं, एक +1 और दूसरी +2। ये 2 कॉमन स्टेट है जो मरकरी अपने अलग अलग कंपाउंड्स में शो करता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मरकरी अगर +2 स्टेट में, तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं +2। ये आपका मर्क्यूरिक आयन, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम मर्क्यूरस आयन लिखना चाहें तो मर्क्यूरस आयन को हम Hg+ नहीं लिखते हैं। ये कैसा लिखा जाता है, लिखा जाता है Hg2+। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि मर्क्यूरस आयन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Hg2+। अब आप पूछो ऐसा क्यों, तो आओ वही चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं कि मर्क्यूरस आयन जो है, मर्क्यूरस आयन, इट शुड बी डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर मैं Hg+ लिखता, सिर्फ Hg+, तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d10 6s2। कितना होता है, 5d10 6s2। बताओ Hg+ क्या बनेगा, 5d10 6s1। अगर ये Hg+ है तो देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये नेचर में कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता है, ये तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो अगर ये डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब ये जो आपका Hg+ था जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा Hg+ जिसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होकर ये बनाते हैं Hg+ और इसको कंडेंस फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, Hg2+। तो पहली चीज, तो रीजन बिहाइंड कि क्यों हम इसको Hg2+ लिखते हैं, यह ध्यान रखना, Hg2+ में 2 Hg+ आयंस are bonded by sharing 6s1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके जो 6s शेल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है,
उसको शेयर कर लेते हैं और ये एक डाइमेरिक आयन बनाते हैं, जिसकी वजह से नेचर में कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखना कि क्या होता है मर्क्यूरिक आयन और क्या होता है मर्क्यूरस आयन। तो इन्हीं दो आयन्स की वजह से ये दो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, एक मर्क्यूरिक कंपाउंड्स और दूसरे मर्क्यूरस कंपाउंड्स। तो हम यहां पर मरकरी के दो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, एक HgCl2 और एक Hg2Cl2। इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड और इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इनके इंपॉर्टेंट कुछ और नाम होते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड को हम बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ये डायरेक्ट सब्लाइम होता है और कोरोजन करता है, जिस भी मेटल के कांटेक्ट में आएगा। तो कोरोजन से कोरोसिव और सब्लाइम होता है तो सब्लिमेट, इसको हम बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं कैलोमल, वैसे मैं प्यार से इसको बुलाता हूं कालूमल। इसको कालूमल क्यों बोलते हैं वो कोई रीजन नहीं है, मतलब एज सच, जैसे यहां हमने लॉजिक दिया तो लॉजिक की जरूरत नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। HgCl2 को हम कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं, जबकि Hg2Cl2 को हम क्या बोलते हैं, कैलोमल बोलते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आता है, इसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। हमें डिस्कस करने मरकरी के दो कंपाउंड्स, एक HgCl2 और दूसरा Hg2Cl2। तो आप सबसे पहले तो ये रीजन कॉपी करो कि क्यों हम मर्क्यूरस आयन को Hg+ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं Hg2+। फिर हम एक एक करके इन दोनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने कंपाउंड कैलोमल को, दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड। देखो एक बेसिक सा डिफरेंस जो इन दोनों कंपाउंड्स में, आप ये ध्यान रखना, मर्क्यूरस क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल आपका होता है। ठीक, तो पहला डिफरेंस तो ये इन दोनों में कि मर्क्यूरस क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टीज, पहले इसका प्रिपरेशन। तो ऑल्दो प्रिपरेशन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। अगर आप मर्क्यूरिक नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाओ तो आप क्या बनाएगा, Hg2Cl2 along with formation of NaNO3। तो आपकी रिएक्शन है, बैलेंस कर लो, 2Ag, ये 4NaCl और ये बनाएगा आपका 4NaNO3। ठीक, तो Hg2Cl2 प्लस 4NaO3, ऐसा करो आप मर्क्यूरस नाइट्रेट लो, Hg2NO3 होल ट्वाइस, तो आपके बना सकता है 2NaCl प्लस Hg2Cl2 प्लस 4NaNO3। तो मर्क्यूरस नाइट्रेट लो, मर्क्यूरस नाइट्रेट की रिएक्शन जब आप NaCl से करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। खैर इंपॉर्टेंट इसकी कुछ रिएक्शन, इसमें सबसे पहली है रिएक्शन विद एल्कली NaOH। ठीक, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन Hg2Cl2 की रिएक्शन NaOH से करवाते हो तो ये पहले Hg2O का एक पीपीटी बनाएगा, Hg2O का एक ब्लैक पीपीटी। ठीक, और ये पीपीटी फर्दर डीकंपोज होता है सनलाइट के वेन्स में और बनाता है Hg प्लस HgO। ठीक, तो मेनली Hg2Cl2 की रिएक्शन अगर आप NaOH से करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, आपको एक Hg2O का ब्लैक पीपीटी मिलेगा। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद NH4OH।
तो ये NH4OH के साथ बाकी मेटल्स की तरह रिएक्ट नहीं करता है, ये NH4OH के साथ एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। Hg2Cl2 की रिएक्शन अगर आप NH4OH से करवाओ तो ये बनाता है HgNH2Cl। तो HgNH2Cl का ये ग्रे ब्लैक पीपीटी बनाता है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ Hg। तो ये आपको एक ग्रे ब्लैक पीपीटी मिलता है, ठीक। बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl एंड H2O। इंपॉर्टेंट है ये कि जब भी आप Hg2Cl2 की रिएक्शन NH4OH से करवाओगे तो आपको ग्रे ब्लैक पीपीटी मिलेगा HgNH2Cl अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ Hg, ठीक है। तो ये अपनी सेकेंड रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NH4OH। थर्ड अपनी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद SnCl2। तो Hg2Cl2 और HgCl2 इन रिएक्शंस में डिफर करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं जहां पर एक दूसरे से डिफर करेंगे। कैसे डिफर करेंगे वही चीज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं, ठीक। तो NaOH के साथ Hg2O का ब्लैक पीपीटी, NH4OH के साथ एक ग्रे ब्लैक पीपीटी मिलता है जिसमें HgNH2Cl अलॉन्ग विथ क्या होता है Hg। इसका ब्लैक, इसका ग्रे, तो ओवरऑल कलर कैसा होता है पीपीटी का, ग्रे ब्लैक पीपीटी। कॉपी करो। फिर बढ़ते हैं इसकी अगली रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद SnCl2। फिर देखो थर्ड इज रिएक्शन विद SnCl2। देखो SnCl2 क्या करता है, सिंपली इसको रिड्यूस कर देता है। आप अगर Hg2Cl2 की रिएक्शन SnCl2 से करवाओगे तो ये आपके पास बनाएगा Hg अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ SnCl4। तो बस आपको एक ग्रे रेसिड्यू मिलता है, दैट इज योर Hg मेटल, ठीक। तो ये तीन इसकी रिएक्शंस हैं, तीनों को हम एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे HgCl2 के साथ। तो Hg2Cl2 पहली चीज, दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल या आप ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बोल सकते हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। दूसरा इसकी रिएक्शन विद NaOH। तो NaOH के साथ पहले Hg2O का ब्लैक पीपीटी बनाता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में Hg प्लस HgO में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। तीसरी इसकी रिएक्शन आपने करवाई एक्वस अमोनिया के साथ। तो एक्वस अमोनिया के साथ ये ग्रे ब्लैक पीपीटी बनाता है HgNH2Cl प्लस Hg के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक। और थर्ड इसकी रिएक्शन जो आपने देखी SnCl2 के साथ, SnCl2 के साथ ये मरकरी मेटल में रिड्यूस हो जाता है। तो चार गिनी चुनी इसकी रिएक्शंस है जिन पे आपको फोकस करना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने अगले कंपाउंड, दैट इज HgCl2 कोरोसिव सब्लिमेट। तो कोरोसिव सब्लिमेट दैट इज योर HgCl2। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये डायरेक्टली सब्लाइम होता है और उसका कोरोसिव नेचर होता है, इसलिए हम इसको कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं। सबसे पहली चीज प्रिपरेशन। तो देखो प्रिपरेशन में डिफरेंस, जहां पे वहां आप मर्क्यूरस क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा रहे थे, NaCl से, मर्क्यूरस नाइट्रेट की, सॉरी। तो यहां आप मर्क्यूरिक नाइट्रेट लो, उसकी रिएक्शन NaCl के साथ करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट। तो ये बनाएगा HgCl2 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NaNO3। तो ये बन गया आपका कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक। इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन विद SnCl2 जो हमने अभी अभी डिस्कस की। तो रिएक्शन विद SnCl2 में क्या होता है, a white PPT is formed which turns gray। तो
तो पहले एक व्हाइट पीपीटी बनता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्रे पीपीटी में। ऐसा कैसे होता है? बड़ी आसान सी बात है। Hg2Cl2 की रिएक्शन अगर आप SnCl2 से करवाते हो, देखो SnCl2 खुद तो कन्वर्ट होगा SnCl4 में, ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी HgCl2 है, और इसको रिड्यूस कर देगा ये Hg2Cl2 के अंदर, दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड में। तो पहले आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड में, और एक व्हाइट पीपीटी बनेगा। ये व्हाइट पीपीटी जो आपने अभी अभी रिएक्शन पढ़ी, ये फर्दर SnCl2 से रिएक्ट करेगा और मरकरी का एक ग्रे पीपीटी बनाएगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ SnCl4। तो इस तरह से दो स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी विद SnCl2। पहले मर्क्यूरिक क्लोराइड SnCl2 के साथ रिएक्ट करके Hg2Cl2 का एक व्हाइट पीपीटी बनाएगा जो फर्दर बचे हुए SnCl2 से रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको एक ग्रे पीपीटी देगा। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड इसकी रिएक्शन है एक्वस अमोनिया के साथ, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक्वस अमोनिया की जगह पहले रिएक्शन डिस्कस करो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद KI। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, अगर आप HgCl2 की एक्वस सॉल्यूशन में, अच्छा सॉल्युबिलिटी की बात मैं आपको बता दूं, ये HgCl2 जो है वो कोल्ड वाटर में तो क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक, तो ये भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी मर्क्यूरस क्लोराइड के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर कभी मर्क्यूरिक क्लोराइड का पीपीटी बनता है, सॉल्यूशन को बॉईल करो, बॉईल करने पर पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, जबकि मर्क्यूरस क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना, इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। फर्दर रिएक्शन विद KI, जब आप इसकी रिएक्शन KI से करवाते हो तो पहले आपको HgI2 का एक रेड पीपीटी मिलता है। ठीक, इस रेड पीपीटी में अगर आप एक्सेस ऑफ KI पास करो तो एक कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड K2HgI4, और इस K2HgI4 को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। किस नाम से जानते हैं? नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से। नेस्लर्स रिएजेंट एक कंपाउंड है जो सॉल्ट एनालिसिस में काम में आता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम आयन या फिर अमोनिया गैस। तो चीज मैं आपको यहां लिखवा देता हूं, आप लिख लो इसको कि नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई या यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ NH4 प्लस आयन और NH3 गैस। तो अमोनिया गैस या फिर अमोनियम आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेस्लर्स रिएजेंट काम में आता है। ठीक है, तो K2HgI4। अब रिएक्शन कैसे होती है? जैसे ही आप K2HgI4 की रिएक्शन अमोनिया गैस से या फिर अमोनियम आयन से करवाते हो तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है, दैट इज NH2HgOHg साथ में I, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। ब्राउन कलर का ये कंपाउंड बनता है, इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KI के साथ पहले HgI2 का रेड पीपीटी बनाएगा जो एक्सेस ऑफ KI में डिसॉल्व होगा और बनाएगा K2HgI4, जिसको हम बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। और ये नेस्लर्स रिएजेंट काम में आता है अमोनियम कैटायंस और अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये नेस्लर्स रिएजेंट जब अमोनिया या फिर अमोनियम आयन कोई भी ले लो, इनसे रिएक्ट करेगा
तो ये एक ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस के नाम से। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मरकरी से क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी रिएक्शन को उठाकर आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी HgCl2 की Ki के साथ। आप इन्हें कॉपी करो, फिर हम चार्ट बनाते हैं और इसको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं विद Hg2Cl2। तो देखो, ये अपना कंपाउंड दैट इज कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2 और दो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक रिएक्शन विद SnCl2। तो देखो, जहां मर्क्यूरस क्लोराइड डायरेक्टली आपको मरकरी का एक ग्रे पीपीटी देगा, ये पहले Hg2Cl2 का एक व्हाइट पीपीटी बनाता है और ये व्हाइट पीपीटी फर्दर क्या होता है, SnCl2 से रिएक्ट करके मरकरी का एक ग्रे पीपीटी बनाएगा। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद Ki, तो Ki के साथ रिएक्ट करके पहले ये HgI2 का एक रेड पीपीटी बनाएगा और फिर ये रेड पीपीटी फर्दर एक्सेस ऑफ Ki में क्या होगा, डिसॉल्व होकर कंपाउंड बनाएगा K2HgI4, जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। और नेस्लर्स रिएजेंट किस काम में आता है, अमोनियम केटायन या फिर अमोनिया गैस की प्रेजेंस को मेजर या आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। अगर आप इसमें अमोनिया गैस पास करो या अमोनियम केटायन के एक्वा सॉल्यूशन को ऐड करो तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है OHgNH2I और इस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, बाय द नेम ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। ठीक, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मरकरी की, जिनको आपको याद रखना है और जिनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, मरकरी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक, तो ये अपना खत्म हो गया सारा पार्ट, रिएक्शंस वगैरह को देखना, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कंपाउंड वो फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो बस अब अपने को चैप्टर वाइंड अप करना है, तो हम लोग आज यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग एक बार इन रिएक्शंस को वापस से देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत बच गया है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ना तो आपको कोई ज्यादा रिएक्शंस पढ़नी है, ना कोई कंपाउंड्स पढ़ने, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से वो एक लेक्चर में कवर आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हम अपना डी ब्लॉक तो हमने आज खत्म कर ही लिया है, एफ ब्लॉक को भी खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद एफ ब्लॉक।